सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो यार आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है बायो। अब यार हमने नीट 2024 का हाल तो देखा ही था कि इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे बच्चों के, इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन थी। तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एंड इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा बायो, क्योंकि बायो यार 360 मार्क्स होल्ड करता है आउट ऑफ 720। तो अगर तुम बायो में 360 स्कोर कर लो तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती है। तो आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल सजेशंस एंड टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपने खुद के नीट की प्रिपरेशन के टाइम फॉलो की थी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो कि पढ़ना क्या है। अब इस क्वेश्चन के बोलने से पहले तुम्हारे पास आंसर होगा कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी है। तो यार ये चीज़ सभी बताते कि एनसीईआरटी पढ़नी, पर उसे पढ़ना कैसे है वो काफ़ी लोग नहीं बताते हैं। तो जब तुम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुम कुछ हाईलाइट मत करो, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें ना सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगी। सब चीज़ तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो भूल ही जाऊंगा, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। बट ये वाली चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। तुम यू विल एंड अप हाईलाइटिंग होल ऑफ एनसीईआरटी, और तुम्हारे पास रिविजन के लिए मटेरियल वो खत्म हो जाएगा। एंड रिविजन कैसे करना है वो वीडियो के एंड में है, तो उसे लास्ट तक देखना, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्या करना है, तुम्हें पहली बार तुम्हें पढ़ना है, उसे हाईलाइट नहीं करना, उसे बस समझना है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब तुम दूसरी बार पढ़ो तब जाकर तुम उसे हाईलाइट करना शुरू करो एंड उसी चीज़ को हाईलाइट करो यार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे तुम्हें। ये नहीं कि तुम जॉइनिंग वर्ड्स को ही हाईलाइट कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ हाईलाइट नहीं करनी है जो खुद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम बार बार भूल जाते हो वो तुम्हें हाईलाइट करना है। तो मैं तुम्हारे साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं 11th में था ना तो मुझे लगता था कि बायो एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड उसको जितनी बार पढ़ूंगा यार उतना सही है। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, रटना ही तो है मेरे को बायो को, तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। पर जब मॉक टेस्ट में आते थे यार वो क्वेश्चंस बायो के, तब मैं एकदम डमस्ट्रक हो जाता था, मुझे पता ही नहीं लगता था कि यार पूछा क्या गया है और वो एनसीईआरटी में कहाँ था। तो जब तक तुम बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे स्कोर्स इंप्रूव नहीं होंगे। मैंने 11th में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे एंड मेरे स्कोर्स यार 500 550 के ऊपर कभी गए नहीं थे। तो 12th में मैं समझ गया था कि बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि नीट का पेपर यार पीवाईक्यू से ही आता है मेनली। मेजर जो कॉन्सेप्ट होते हैं पीवाईक्यू से होते हैं। तो अगर तुम पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते तो तुम काफ़ी मेजर अपनी प्रिपरेशन को छोड़ रहे हो। तो इस पीवाईक्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक अच्छी बुक चाहिए एंड उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की 37 ईयर नीट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें आपको 1998 से लेकर 2024 तक के सारे नीट के पेपर मिलेंगे एंड इसमें काफी ऐसे यूनिक फीचर्स है जो सिर्फ इसी बुक में है। फर्स्ट है कि हर क्वेश्चन के साइड में आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मिलेगा, जिससे आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। सेकंड है कि क्वेश्चंस के अरेंजमेंट 2024 से 1988 तक के ऑर्डर में की गई है ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस पहले मिले। थर्ड है कि चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन नई एनसीईआरटी के फ्लो जैसा दिया गया है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस को काफी कन्वीनियंट बना देता है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ वैल्यू एडेड नोट्स भी मिलेंगे व्हिच विल हाईलाइट द टिप्स, ट्रिक्स एंड कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आपको आज तक के सारे 47 पेपर्स मिलेंगे, जैसे कर्नाटका का 2013 का पेपर, ओडिशा का 2019 का पेपर है और भी बहुत सारे पेपर्स। इसके साथ आपको चैप्टर वाइज स्टैंड एनालिसिस भी मिलेगा। तो अभी जाकर बुक परचेज करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। एंड बुक खरीदने के साथ साथ तुम्हारे पास मौका होगा 1 करोड़ तक के प्राइजेस जीतने का। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड बाय इट नाउ। अब यार कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आती है। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम, मैंने भी फेस की थी ये चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी चीजें बिटवीन द लाइन दे रखी होती है। काफी चीजें ऐसी होती है जो एक्सप्लेन करने के बाद ही समझ में आ सकती है। वो एक लाइन में कुछ चीजें ऐसी दे रखी होती है जिनके लिए पूरी एक पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है बच्चों को पहले। तो यार उसके लिए ना तुम नोट्स पढ़ो कोचिंग के। अब मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया हमारे नोट्स जो है कोचिंग वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं काफ़ी एंड उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। देखो नोट्स का काम क्या होता है, नोट्स का काम ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी समझने में वो हेल्प करें। तो तुम क्लास में नोट्स बनाओ, उन्हें क्लास के बाद पढ़ो, उनके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। तुम्हें क्लास के नोट्स याद नहीं करने, तुम्हें उनको एज अ टूल यूज करना है ताकि तुम एनसीईआरटी को समझ सको। समझ रहे हो? तो पहले नोट्स पढ़नी है एंड देन एनसीईआरटी पढ़नी है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि नोट्स साइड में खोल के रखो एंड एनसीईआरटी को साइड में ओपन रखो, ताकि तुम नोट्स भी पढ़ते जाओ एंड साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाओ। इससे यार नो डाउट तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एंड ये चीज तुम ट्राई करके देखना कि एक बार नोट्स पढ़ो एंड देन एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया हम एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़े। लोगों को वो काफी बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना चाहिए। आपने कितनी बार पढ़ी थी? देखो मैंने एनसीईआरटी 6 से 8 बार पढ़ी थी एंड आई फील कि 6 से 8 बार पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी होल्ड हो जाती है। तुम अगर कोई भी चैप्टर खोलते हो, जिस बंदे ने 6 से 8 बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसके लिए हर एक चैप्टर ना काफ़ी फेमिलियर हो, उसे पता होगा कि इस पेज पर क्या लिखा है एंड इस पेज पर क्या लिखा है। तो ये चीज़ ना जितनी बार पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, उतना ही तुम्हें चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगी, अच्छी तरह याद होंगी। ठीक है, तो बायो की एनसीईआरटी तो यही है, जितनी बार पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। एंड एक और चीज़ थी कि उससे तुम्हें बिटवीन्स द लाइन पढ़ने का ट्राई करना है, क्योंकि यार जब तक तुम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे ना तुम्हें नई नई चीज़ें डिस्कवर होंगी। तुम हो सकता है
एक चैप्टर पढ़ो, तुम्हें उसमें कुछ नया ना मिले, उसको तुम 2 बार पढ़ो फिर भी नया ना मिले, जब तुम उसे तीसरी बार पढ़ोगे ना तब तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें फर्स्ट 2 रीडिंग्स में नहीं मिली थी। तो वही है यार, जितना तुम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो यार, क्वेश्चंस तुम्हें ना हर एक चैप्टर के अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड है, वो एक काफी छोटा चैप्टर है, तो उसमें अगर तुम कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम एवोल्यूशन वाले चैप्टर पर आते हो तो तुम्हें वहां पर काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि तुम उसके हर एक कॉन्सेप्ट एंड हर एक टॉपिक पर पकड़ बना पाओ। तो हर एक चैप्टर के हिसाब से तुम्हारे क्वेश्चंस की वॉल्यूम, क्वेश्चंस की क्वांटिटी वेरी कर सकती है। ये नहीं करना कि यार तुम लिविंग वर्ल्ड के ही 500 क्वेश्चंस लगा रहे हो, वहीं एवोल्यूशन के तुम 100 लगा के रुक गए। क्योंकि यार जो चैप्टर ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, उसके जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो यार मेरी तो ये अप्रोच रहती थी कि मैं कोई भी चैप्टर के मिनिमम 150 के आसपास क्वेश्चंस लगा लेता था। लेकिन अगर कोई चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी उसमें टॉपिक्स है, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मुझे काफ़ी दिक्कत देता था, उसके में कम से कम मैंने 300 के आसपास क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। क्योंकि यार जितने तुम क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना आइडिया रहेगा, उतने तुम्हें चीज़ें याद रहेंगी, उतने एग्जांपल्स तुम्हें याद रहेंगे, समझ रहे हो, एंड तुम्हें पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात है काफ़ी डिमांडेड टॉपिक पर, काफ़ी जो पूछा जाता है कि भैया हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिविजन तो कर लेते हैं पर बायो का रिविजन कैसे करें। तो देखो यार, बायो का रिविजन करने के लिए एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि बायो की एनसीईआरटी को जितना तुम हाईलाइट करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर है। अब यार कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अभी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बायो के शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, क्योंकि यार पूरी बायो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम उसके शॉर्ट नोट्स बनाने बैठे तो तुम यू विल एंड अप राइटिंग ऑल दी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, जो तुम्हारा टाइम ही एट द एंड वेस्ट करेगी। तो मेरा ये मानना है कि तुम बायो को जितना हाईलाइट करोगे उतना ही तुम्हें काफ़ी आसानी होगी उसे समझने में एंड रिवाइज करने में। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि पूरी बायो हाईलाइट कर देनी है, तुम्हें मेन की पॉइंट्स हाईलाइट करने, ताकि जब एंड का 1 महीना बचा हो ना तो तुम बस बायो की एनसीईआरटी खोलो, चैप्टर को खोलो एंड सिर्फ वो की पॉइंट्स अगर तुम पढ़ लो तो वो इंटरलिंक हो जाए एक दूसरे से एंड तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छी तरह याद आ जाए, समझ में आ जाए, समझ रहे हो। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें हाईलाइट करनी है, बस की पॉइंट्स हाईलाइट करो हर एक चैप्टर के, ताकि जब तुम रिवाइज करो बस उस की पॉइंट्स को पढ़ो एंड तुम्हें पूरी चैप्टर की समरी मिल जाए, सारी चीज़ें याद आ जाए चैप्टर की, एंड तुम उनमें से कोई चीज़ मिस ना कर दो। तो भी थोड़ी सी देर में तुम्हें पूरी वीडियो की समरी बता देता हूँ कि पहले अगर तुम्हें एनसीईआरटी की पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें BYQs भी प्रैक्टिस करने मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ से तुम कर सकते हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक चैप्टर की वेरी करती है, ज़्यादा बड़े चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, जो छोटा चैप्टर है उसके कम क्वेश्चंस लगाओ। एंड रिविजन की चीज़ है, रिविजन को तुम एनसीईआरटी हाईलाइट करके तुम रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, एटलीस्ट फॉर बायो। तो यार ये थी पूरी बायो की कहानी। एंड तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स है उसे कमेंट बॉक्स में लिखो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय।